नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार टीचर भर्ती टेस्ट सीरीज चल रही है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी टीचर भर्ती टीजीटी पीजीटी टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। आज हम मास्टर क्लास चलाने वाले हैं टेस्ट सीरीज का, और यहाँ पर जो प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा यह प्रागैतिहासिक काल का है। प्रागैतिहासिक काल से संबंधित लगभग 80 क्वेश्चन की एमसीक्यू कराने वाला हूं आप सभी लोगों के लिए, और यह एमसीक्यू काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह बात आप जान लीजिए कि यहाँ से अगर प्रागैतिहासिक काल से संबंधित प्रश्न पूछे गए तो यहाँ से ज्यादातर प्रश्न आने की पूरी चांस है। प्रागैतिहासिक काल का यह 80 रामबाण क्वेश्चन का एमसीक्यू है। ठीक है, बीपीएससी टीजीटी पीजीटी और टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की कोर्स जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। इसका जो प्राइस है बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का, यह सिर्फ और सिर्फ 399 रुपए है। 399 रुपए में कुल 3000 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज की पीडीएफ मिलेगी आपको। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोगों को बता दें पूरा आपको कक्षा 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री का नोट्स मिलेगा। हालांकि नोट्स परीक्षा होने तक दे पाने में सक्षम नहीं हूं, लेकिन प्रयास करूंगा 11-12 का एनसीईआरटी का नोट्स आप लोग को मिल जाए। ठीक है, तो यह 399 रुपये प्राइस है। जिनको भी चाहिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आइए, टेस्ट सीरीज संख्या 4 है और प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। यहां से ज्यादातर प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे परीक्षा में। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल से संबंधित प्रश्न है आप लोग का। मध्य पाषाणी संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ है? वन्य धान का प्रमाण कहां से मिला है? सराय नाहर राय से, चौपानी मांडो से, लिखैया से या संघनाट। वन्य धान का मतलब ये होता है वन में उगने वाला चावल, तो वन में उगने वाला धान। तो वन्य धान के साक्ष्य जो मिले हैं वो चौपानी मांडो से मिले हैं। चौपानी मांडो वही जगह है जहां से मृदभांड का साक्ष्य मिला है, मृदभांड का साक्ष्य मिला है। और यह चौपानी मांडो कहाँ है? तो यह प्रयागराज के पास पड़ता है, प्रयागराज के पास, जहां पुरातात्विक साक्ष्य मिला है चौपानी मांडो से, मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं, साथ ही साथ वन्य धान के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यहां से प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। प्रश्न 2 देखिएगा, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि जो है प्रारंभ कब हुई थी? ठीक है, पहली बार कृषि की शुरुआत कब की गई? तो मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पुरा पाषाण काल या प्रोटो ऐतिहासिक काल। तो नव पाषाण काल में। यहाँ पर उत्तर भी दे रहा है ताकि आप लोग सुलभ रहें, आपको सुलभता रहे जब आप लोग पीडीएफ पाएं। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करना है, आप सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का। ठीक है, और ओनली 399 रुपए का कोर्स है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। इसमें 3000 एमसीक्यू की सीरीज मिलेगी और यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बनती है। ठीक है, देखिए पूरा पाषाण, नव पाषाण काल की सबसे बड़ी खोज आपका क्या है? कृषि का विकास। कृषि का प्रारंभ हुआ था नव पाषाण काल में ही, कृषि का प्रारंभ हुआ था नव पाषाण काल में, और मनुष्य जो है अस्थायी रूप से रहने लगा था। अस्थायी रूप से मनुष्य क्या है? रहने लगा था। प्रश्न 3 देखिएगा, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ? देखिए ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पशुपालन, देखिए कृषि का प्रारंभ कब हुआ? नव पाषाण काल में। पहिए का प्रारंभ कब हुआ? नव पाषाण काल में। कुंभकारी का प्रारंभ कब हुआ? मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने का प्रारंभ कब हुआ? वो भी नव पाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ? तो यह 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने, मध्य पूर्व पाषाण काल, निचले पूर्व पाषाण काल, उत्तर पूर्वी पाषाण काल या मध्य पाषाण काल। आप लोग को यह कई बार मैं बता चुका हूं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पशुपालन का जो विकास हुआ था ना, पशुपालन का प्रारंभ जो हुआ था ना, वह नव पाषाण काल में हुआ था। विकल्प डी जो है आपका सही है। मध्य पाषाण काल में ही, हाँ नव पाषाण काल कह रहा हूं, मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन का विकास हुआ था। ठीक है, और मध्य पाषाण काल में मछली, जो मछली लोग खाते हैं, तो मछली जो है भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी थी मध्य पाषाण काल में। मतलब उसके पहले लोग मछली को भी खाया जा सकता है नहीं जानते थे, लेकिन मध्य पाषाण काल में मछली जो है भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी, और साथ ही साथ पशुपालन का विकास हुआ। और मध्य पाषाण काल के 2 पशुपालन स्थल खोजे गए हैं, एक है आदमगढ़ है, और एक है बागोर है। इनके बारे में आप लोग जानते हैं। बागोर जो है कहाँ है? राजस्थान में है, और आदमगढ़ कहाँ है? आदमगढ़ एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए मध्य पाषाणी संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहां से मिला है, इसको रिपीट कर दिया है, तो चौपानी मांडो से आप लोग जानते हैं।
ठीक है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब हुई थी? तो नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। पहिए का प्रारंभ हुआ था नवपाषाण काल में। कुंभकारी का प्रारंभ हुआ था नवपाषाण काल में। मनुष्य अस्थायी रूप से बसने लगा था नवपाषाण काल में। इतना सब कुछ हुआ था नवपाषाण काल में, ठीक है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्यपाषाण काल में। मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी थी मध्यपाषाण काल में। आदमगढ़, देखिए आदमगढ़, ठीक है। और एक स्थल है बागोर, यह क्या है? पशुपालन स्थल है। बागोर कहाँ है? राजस्थान में है। आदमगढ़ कहाँ है? एमपी में, ठीक है। और सबसे पहला पशु जिसे पालतू बनाया गया था वो क्या है? कुत्ता है। प्रश्न 4 देखिएगा, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह दफना कर रखते थे? यहां मैं आपको बता रहा हूं कि पढ़ाने वाले बहुत हैं यूट्यूब पर, लेकिन इतना बढ़िया बेहतरीन जानकारी आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा जो जानकारी आप लोगों को दी जा रही है, और आने वाले प्रश्नों को मैं समाहित किया हूं, ठीक है। तो महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? 4 ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने। तो फर्श के नीचे जो लोगों को दफनाया जाता था ना, उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। और आज भी जो दफन किया जाता है, बाकी जो भी अलग अलग वर्ग है, समुदाय है, वहां पर दफन करने की परंपरा है। तो वहां पर भी जो दफन किया जाता है उत्तर से दक्षिण की ओर दफन किया जाता है, ठीक है। विकल्प बी जो है आपका सही है। यह इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। प्रश्न 5 देखिएगा, प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है। प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग किया गया। मतलब वह औजार जिससे चीड़-फाड़ किया जाता हो, वह औजार जिससे चिकित्सा सर्जरी किया जाता हो। तो बिल्कुल प्रथम सदी में कनिष्क के समय में, कनिष्क के राज दरबार में सुश्रुत नामक वैद्य थे, चरक नाम के वैद्य थे, तो ये सब लोग तो थे ना। तीसरी सदी ईसा पूर्व के आरंभ में मानव शरीर की आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरुआत हो चुका था, ये भी आपका सही है। 5वीं सदी में कोण की ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं सदी में ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें विकल्प सी जो है आपका सही है। 1 भी सही है, 3 भी सही है, 4 भी सही है। ये आपका जो 2 है ये आपका सही है, सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि तीसरी सदी में ही हुआ था, लगभग 4वीं सदी में आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था गुप्त काल में, ठीक है। गुप्त काल में ही सुश्रुत थे। प्रश्न 6 देखिएगा, दक्षिण भारत की बृहत पाषाण समाधियां संबंधित हैं। बृहत पाषाण मतलब महापाषाण समाधियां, महापाषाण कहिए या फिर बृहत पाषाण कहिए, मतलब ये सावधान की परंपरा थी। जब मनुष्य को, जब किसी को दफना दिया जाता था तो उसके आसपास बड़े बड़े पत्थर, जैसे मनुष्य को ऐसे दफना दिया जाता था तो कब्र के आसपास बड़े बड़े पत्थर डाल दिए जाते थे, ठीक है। और या तो कभी कभी 1-2 पत्थर ऊपर डाल दिया जाता था। इस तरह से पत्थरों से सजावट किया जाता था, ठीक है। इसे ही महापाषाण संस्कृति या बृहत पाषाण संस्कृति या बृहत पाषाण समाधियां कहते हैं, ठीक है। तो यह दक्षिण भारत में देखने को मिली है, दक्षिण भारत में भी देखने को मिली है, पूर्वोत्तर भारत में देखने को मिली है और कश्मीर में देखने को मिली है। 3 जगह महापाषाण संस्कृति देखने को मिली है। तो ये समाधियां जो संबंधित हैं ये लौह काल से संबंधित हैं, लौह काल से संबंधित हैं। प्रश्न 7 देखिएगा, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो वह पालिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करते थे। तो देखिए पालिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग जो किया जाता था नवपाषाण काल में किया जाता था, ठीक है। वह पशुपालक थे, मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हुई थी। वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करते थे। सूक्ष्म या लघु या माइक्रोलिथ जो औजार होते थे उसे ही माइक्रोलिथ कहते हैं, उसे ही लघु पाषाण कहते हैं। तो माइक्रोलिथ या सूक्ष्म औजार बनाने की जो पद्धति का विकास हुआ था वह मध्य पाषाण काल में हुआ था। तो कौन बच रहा है? यह कोर उपकरणों का प्रयोग करते थे। तो निम्न पूर्व पाषाण काल में, मतलब पूर्व पाषाण काल, मतलब पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटते हैं, उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और निम्न पूरा पाषाण काल। तो निम्न पूरा पाषाण काल में कोर उपकरणों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। मतलब फलक का प्रयोग किया जाता था, सल्क निकले होते थे, ब्लेड निकले होते थे, ऐसे उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। प्रश्न 8 देखिएगा, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। प्राचीनतम कलाकृतियां मतलब शैल पर चित्रकारी की गई है। ये जो प्रमाण है यह संबंधित है मध्य पूर्व पाषाण काल से, निम्न पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से या मध्य पाषाण काल से। तो प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण जो संबंधित है यह उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है, उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। भीमबेटका जो है एक कैसा संस्कृति है? भीमबेटका की जो गुफा है यह उच्च पूर्व पाषाण कालीन है, ठीक है। प्रश्न 9 देखिएगा, सराय नहार राय एवं महदहा संबंधित है।
सराय नहार राय एवं महदहा संबंधित है। तो सराय नहार राय और महदहा ये आपका मध्य पाषाणी संस्कृति है, और यह जो दोनों स्थल है मध्य पाषाणी संस्कृति, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहाँ है? प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ में है, ठीक है। और यह संबंधित है गंगा घाटी की मध्य पाषाणी संस्कृति से। मध्य पाषाण भी है ही और साथ ही साथ गंगा की घाटी में है, ठीक है, प्रतापगढ़। तो विकल्प सी जो है आपका सही है। यहां से यह प्रतापगढ़ में है और मध्य पाषाणी संस्कृति है। प्रश्न 10 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? फलक संस्कृति किसे कहते हैं? तो मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को फलक संस्कृति कहा जाता है। विकल्प ए जो है आपका सही है, क्योंकि इस संस्कृति में क्या होता था, जो मनुष्य के औजार होते थे वो फलक निकला होता था, ब्लेड निकला होता था, उसमें सल्क निकले होते थे, उसे सल्क संस्कृति या फलक संस्कृति कहा जाता है। प्रश्न 11 देखिएगा, सिंहावल एक पूरा स्थल है। सिंहावल एक पूरा स्थल है, इंपॉर्टेंट है, चारों देख लीजिएगा। सिंहावल एक पूरा स्थल है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का, ठीक है। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 12 देखिएगा, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणी कालीन संस्कृति से संबंधित है? तो राख का टीला जो है किसे संबंधित है? संगम कल्लू। संगम कल्लू नवपाषाण कालीन स्थल है जो कहाँ है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में संगम कल्लू नवपाषाण कालीन स्थल है, जहां से राख का टीला मिला है, मतलब एक जगह पर राख का ढेर मिला हुआ है, टीला मिला हुआ है संगम कल्लू से। और संगम कल्लू से पशुपालन के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो राख का टीला किस नवपाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित है? संगम कल्लू से। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 13 देखिएगा, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणी संस्कृति से संबंधित हैं? तो राख के टीले किस संस्कृति से संबंधित हैं? राख के जो टीले हैं वह आपका संगम कल्लू से संबंधित है। और संगम कल्लू कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक कहाँ है? दक्षिणी भारत में। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 14 देखिएगा, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहद पाषाण मतलब महापाषाणी संस्कृति, जहां दफन करने की परंपरा होती थी। दफन करने के बाद उस पर बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे। तो बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, ठीक है। ये सब नहीं होगा, ये आप लोग जानते हैं। विकल्प ए जो है आपका सही होगा। प्रश्न 15 देखिएगा, दक्षिण भारत की महापाषाण समाधियां किस काल से संबंधित हैं? तो यह किससे संबंधित है? लौह काल से संबंधित है। लौह काल से संबंधित है। विकल्प डी। इसका जो दक्षिण भारत की जो महापाषाण संस्कृतियां हैं वह 1000 बीसी के लगभग बताई जाती हैं। प्रश्न 16 देखिएगा, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? अच्छा, आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो पशुपालन करते थे, पशुपालक थे, और उसके बाद कृषि भी करते थे। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से किसको चालकुलोथिक युग भी कहा जाता है? तो चारों ऑप्शन आप अच्छे से देख लें। चालकुलोथिक युग किसे कहा जाता है? ताम्र पाषाण काल को चालकुलोथिक युग कहा जाता है। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 18 देखिएगा, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति में इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? लंबवत पुरातात्विक उत्खनन, इसे समझना होगा आप लोग को। जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है, पुराना क्षेत्र है, यहाँ पर उत्खनन होगा तो लंबवत होगा। लंबवत मतलब गहराई में जैसे जैसे उत्खनन होता है एक एक परत सभ्यता के मिलते जाते हैं। तो लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? तो इसमें संस्कृति के काल मापन का, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग सभ्यता मिलती जाती है। तो ये पता चलता है कि यह संस्कृति जो थी बहुत पुरानी थी, उससे ज्यादा पुरानी ये संस्कृति थी, ठीक है। तो संस्कृति के काल मापन का पता चलता है। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 19 देखिएगा, अल्मोड़ा के निकट लखोडियार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृति मिली है वे किस काल की है? तो यह है पाषाण काल से संबंधित। विकल्प सी जो है आपका सही है। अल्मोड़ा के निकट लखोडियार नाम की जगह पर लाल रंग से उकेरी गई मानव आकृति मिली है, मतलब एक ऐसी मानव आकृति मिली है जो लाल रंग की है, ठीक है। ये किससे संबंधित है? पाषाण काल से संबंधित है। प्रश्न 20 देखिएगा, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो शिकार खेलना, आखेट करना ही तो मुख्य धंधा था। विकल्प डी जो है आपका सही है। गर्त निवास मतलब जमीन के अंदर गड्ढे करके निवास करना। तो गर्त निवास निम्नलिखित में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो गर्त निवास के जो साक्ष्य मिले हैं बुर्जहोम से मिले हैं, बुर्जहोम। और बुर्जहोम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो कश्मीर घाटी की नवपाषाणकालीन संस्कृति है। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 22 देखिएगा, भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई में निम्नलिखित में मिलता है। मतलब कहाँ? बुर्जहोम का जो बुर्जहोम में ही गर्त निवास के साक्ष्य मिलते हैं, जहां लोग जमीन के अंदर रहते थे। क्योंकि आप जानते हैं कि कश्मीर में क्या है, बहुत ठंडा पड़ता है, तो लोग जमीन के नीचे रहा करते थे गड्ढे बनाकर। विकल्प ए जो है आपका सही है।
प्रश्न 23 देखिएगा, नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं। अब देखिए गर्त निवास के अवशेष कहाँ पाए गए हैं नवपाषाणकालीन, तो बुर्जहोम से पाए गए हैं और गुफकराल से पाए गए हैं। बुर्जहोम भी आपका कश्मीर में है और गुफकराल भी कश्मीर में है। ये दोनों जो स्थल हैं ये आपके कहाँ हैं, कश्मीर में है, और दोनों जगहों से गर्त निवास के साक्ष्य मिले हैं, मतलब विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 24 देखिएगा, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पाए गए हैं। तो प्रागैतिहासिक शिलाचित्र मतलब शैल पर, मतलब पत्थरों पर चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं मध्य प्रदेश में, तो वह मिला है भीमबेटका में। भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, रायसेन में है, यहाँ पर चित्रकारी मिली है। और इसकी जो चित्रकारी है ये क्या है, पूरा पाषाणकालीन है, पूरा पाषाणकालीन है। ठीक है। प्रश्न 25 देखिएगा, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक शिलाचित्र शैलचित्र जो प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से ही मिले हैं। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, यहां से सर्वाधिक शैलचित्र मिले हैं। प्रश्न 26 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं और जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं। मतलब गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण कहां से मिले हैं। देखिए यह एनसीईआरटी की बुक में भी है, मेहरगढ़ में गेहूं और जौ की खेती के सर्वाधिक प्राचीन प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़ कहाँ है, मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, बलूचिस्तान। ठीक है, मेहरगढ़ है, वहां से गेहूं और जौ के सबसे प्राचीन प्रमाण मिले हैं। प्रश्न 27 देखिएगा, बुर्जहोम के नवपाषाणकालीन सौधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाए जाने की प्रथा थी। तो बुर्जहोम में मनुष्य को दफनाए जाने के साथ ही साथ उसके कुत्ते को दफनाया गया है। एक जगह बुर्जहोम में मानव को दफनाया गया है, उसके साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। विकल्प जो है आपका सही है। निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते की कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुए हैं। तो बुर्जहोम, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बुर्जहोम में मानव के साथ कुत्ते भी दफनाए गए हैं। विकल्प जो है आपका सही है। प्रश्न 29 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, कहां से, बुर्जहोम से। विकल्प भी जो है आपका सही है। प्रश्न 30, मानव सावधानों में कुत्ते दफनाए गए हैं, कितनी बार रिपीट हो गया भाई, गलती हो गया है, बुर्जहोम से ही मानव सावधान के साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न 31, किस उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहां से मिले हैं, मतलब इन चारों में। तो मैं आपको बता दूं, यह मेहरगढ़ जो है ना, मेहरगढ़ जो है आपका नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा तक मानव निवास का केंद्र था। तो विकल्प डी जो है आपका सही है। यहाँ पर प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, कहां से, मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। ठीक है। प्रश्न 32 देखिएगा, भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी आपके कहां से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं। विकल्प सी, मतलब इन चारों में सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं वह मेहरगढ़ से मिले हैं। विकल्प सी। वैसे अगर यह चारों नहीं रहते तो लुहरादेव जो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में है, वहां से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, लेकिन यह चारों ऑप्शन में मेहरगढ़ होगा। प्रश्न 33 देखिएगा, भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं। तो वो आपको मिले हैं मेहरगढ़ से। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 34 देखिएगा, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर, वही मैं आपको बता रहा हूं, यह मेहरगढ़ जो है इतना महत्व वाला है कि यहाँ पर पाषाण संस्कृति से लेकर, मतलब नवपाषाण से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। ठीक है, विकल्प जो है आपका सही है। प्रश्न 35, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला है। व्यवस्थित कृषि का सबसे प्राचीनतम प्रमाण, मतलब यही क्वेश्चन को उल्टा इधर उधर करके पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है, मेहरगढ़ से मिला है। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 36, भारतीय महाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं। अभी मैंने आपको बताया कि गेहूं और जौ की जो खेती के सबसे प्राचीन प्रमाण मिले हैं वह मेहरगढ़ से मिले हैं, लेकिन धान की खेती की बात हो रही है तो धान की खेती का जो सबसे प्राचीन साक्ष्य मिला है वह विंध्य क्षेत्र से मिला है, विंध्य क्षेत्र से। ठीक है, विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 37, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। चावल के उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं बेलन घाटी से, बेलन घाटी से। विकल्प जो है आपका सही है। प्रश्न 38, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला है। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिला है लुहरादेव से। लुहरादेव कहां है, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में है। विकल्प बी जो है आपका सही है। मध्य पाषाण प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहां से मिले हैं।
तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के जो प्रमाण मिले हैं दो जगह से मिले हैं, एक आदमगढ़ से मिला है और एक बागोर से मिला है। लेकिन आदमगढ़ और बागोर में सबसे पहला प्रमाण जो है वह आदमगढ़ है, मतलब सबसे प्राचीन प्रमाण जो है पशुपालन के कहाँ से मिलते हैं, आदमगढ़ से मिले हैं। आदमगढ़ आपका कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और यह एक मध्य पाषाणिक संस्कृति है। प्रश्न 40 देखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य, पालतू भैंस का जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से मिला है। विकल्प ए जो है आपका सही है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 41 देखिएगा, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। 40 क्वेश्चन बहुत होते हैं, अब अगला मैं 40 क्वेश्चन मैं अगली सीरीज में करा देता हूँ, ठीक है। इस तरह से आपका कुल 80 क्वेश्चन में आपका पूरा प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट हो जाएगा आपका, और इसी तरह से प्रश्न आप लोग को मिलते रहेंगे। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। आप लोग को टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।